शायद मेरी ना आज मतलब बीच में क्लास लीव हो जाए। बताओ क्यों क्यों लीव हो जाएगी? ऐसे ऐसे क्लास लीव हो जाएगी आपकी? सर क्योंकि नेट पैक खत्म हो गया ना, और अभी पापा घर में नहीं, तो फिर मतलब एंड उनके अब फोन रिवीजन भी से। चल जाए। मुझे कैसे क्या रिवीजन में क्या ही करूंगी मैं? ये तो मैं जानता हूँ नहीं सारे सर, टॉपिक्स। सच बहुत में बढ़िया, मैंने अभी क्या मैंने बढ़िया। नहीं, मैंने वो करवाना था, बूस्टर डलवाना था, लेकिन पापा भी फंक्शन को चले गए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो बोल के करवाना मैंने। ठीक है। गेट योर असाइनमेंट गेट कंप्लीटेड ना पीपल। आई हैव शेयर्ड विद यू द असाइनमेंट्स ना, प्लीज गेट देम डन। कौन सी? जो भी है, जो भी मिले हुए हैं, जो भी बाकी है। सर राइट, यू हैव एक नया वाला शेयर किया हुआ है मैंने आप लोग के साथ, सो यू आल्सो हैव अ लुक एट दैट एज वेल। सो प्लीज व्हाटएवर द असाइनमेंट यू हैव, प्लीज ग्रैब देम अप, खत्म करो उन्हें और सबमिट करो। ठीक है। सो आज का क्लास तो लाइट ही रहेगा थोड़ा आपका। विल जस्ट हैव अ बेसिक रिवीजन ओवर हियर। आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, एंड इट विल बी अ लाइट वन। नाउ इफ यू जस्ट हैपन टू सी, नाउ टेल मी समथिंग। वैसे देखा जाए, अगर हम रिवीजन यहाँ पे रन कर रहे हैं क्लास शाम के अंदर, सो दैट मेक्स वन क्लास स्लाइटली लाइटर फॉर यू ना, कंपैरेटिवली व्हाट यू आर डूइंग इन द रेगुलर क्लास के हिसाब से। आई थिंक बायो का सिलेबस खत्म हो चुका है, एंड यू आर ऑल्सो फाइंडिंग टू एन एक्सटेंड, आई थिंक फिजिक्स का भी सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, राइट? यस सर। यस सर। अब आपका जो बाकी रहा आपका यहाँ पे सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का बाकी रहा है। सो या इनिशियली विल हैव अ रिवीजन क्लास एंड देन विल हैव अ मच मोर कॉन्क्रीट हमारा प्लान बना के विल कैन रन सम ड्रिल ओवर देयर। ठीक है, वी कैन समडे वी कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम भी हम कर सकते हैं। तो वहां से भी कुछ चैप्टर निकाल के खत्म करना चालू करेंगे। पहले ब्रीदिंग कर लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। सो करते हैं हम लोगों ने भी। गिरिजा, गुड इवनिंग। सो चलो, ओम इज आल्सो हियर। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। गिरजा का मॉर्निंग चल रहा है, खैर कोई नहीं, गिरजा चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माय ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पे है कि जब हम बात करते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, विल आई फाइंड ट्रांसक्रिप्शन टेकिंग प्लेस इन योर बैक्टीरिया? यस सर। तो ट्रांसक्रिप्शन जब मेरा बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है वहां पे, तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपके कितने पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं? एक ही आरएनए पॉलीमरेज। Right. So when you talk about transcription in bacteria, you'll always find the RNA polymerase will be a single RNA polymerase will be involved in that. So उसके अंदर आपका सिर्फ एक single RNA polymerase आपका यहाँ पे involve होता है. Now if I talk about my human beings or any of the eukaryotic cell over there, how many RNA polymerase are involved in the transcription? डीएनए पूल। RNA polymerase कितने टाइप के इन्वॉल्व होते हैं अगर मैं बात करता हूँ थ्री ट्रांसक्रिप्शन थ्री इन थ्री यूकैरियोटिक सेल? थ्री सर। So you'll have RNA polymerase 1, 2, and 3. So you'll have RNA polymerase 1, you have RNA polymerase 2, and you have RNA polymerase 3. तो तीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं when it comes to your eukaryotic transcription. So these are the three RNA polymerase which will be involved. जिनको हम बाद में देखेंगे कि कौन आपके यहाँ पे क्या बना रहा था. We'll see them separately, but you should know that these are the three ones which are getting involved in my eukaryotes के अंदर. Now tell me something. When we discuss about my transcription, जब मैं यहाँ पे transcription का यहाँ पे discussion जब मैं अपने end से मैं यहाँ पे करूंगा, then there's one thing should be very much clear to all of you that transcription करने के लिए you need to have a DNA. So DNA में से आप अपना यहाँ पे RNA आप यहाँ पे बना के लगाओगे. So you will always find it is my DNA dependent RNA polymerase. तो जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन अपना यहाँ पे आप कर रहे हो, then you will have a term like DNA dependent RNA polymerase के इस्तेमाल करने से आप अपने यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन अपना यहाँ कर पाते हो. अब एक बात बताओ, जो ट्रांसक्रिप्शन आप लोग सीखते हो अपने एनसीईआरटी के अंदर, वो कौन सा होता है? वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आपका होता है? प्रोकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक। दैट इज गोइंग टू बी माय प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हमेशा. ठीक है, चलो. सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एंड फिर हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच विल फॉर्म इन द 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर आपका बन के आपको मिल जाएगा. सो डीएनए में से आप बनाओगे यहाँ पे आपका एमआरएनए एंड दैट विल कॉल्ड माय ट्रांसक्रिप्शन. आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा. तो दिस इज समथिंग वी हैव टू फॉर्म ओवर हियर. नाउ so you have your strand of DNA, you have your DNA strand. एक strand को हम बोलेंगे यहाँ पे template strand. Template strand याद रखना, वो आपका strand होगा from 3' से 5' डायरेक्शन वाला strand. So 3' से 5' वाला जो strand आपका यहाँ पे होगा, that's my template strand. और आपका कोडिंग strand जो आपका होता है, जिसे हम कहते हैं sense strand, वो कुछ कोड नहीं कर रहा होता बेसिकली.
सो कोडिंग स्टैंड इज एक्चुअली कोडिंग फॉर नथिंग, ठीक है। और जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज एंटी सेंस स्ट्रैंड, वी कैन ऑल्सो कॉल हिम एज अ एंटी सेंस स्ट्रैंड। सो यू हैव दिस 2 strands and using one of the strand I can make a mRNA out of it, right? That will be my 3' से 5' वाला स्ट्रैंड में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। So you have this transcription unit आपको मिलेगा यहाँ पे, you have a promoter, you have a transcription start site। अब ये वाली बात याद रखना, it's a very simple thing that प्रमोटर के पहले या सॉरी आपके स्टार्ट साइट के पहले जो भी आपको यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, व्हाट आर द सीक्वेंस विल फाइंड ओवर हियर, दैट इज अ एरिया कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम रीजन, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे अपस्ट्रीम। तो स्टार्ट साइट से पहले जो भी आपको मिलता है लेफ्ट साइड के ऊपर, दैट्स माय अपस्ट्रीम। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपस्ट्रीम में आपको क्या दिख रहा है, देन आपका आंसर होगा प्रमोटर। प्रमोटर इज सीन इन द अपस्ट्रीम रीजन के अंदर। एंड स्टार्ट साइट के बाद जो भी आपको एरिया यहाँ पे मिल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम। So downstream के अंदर you will have your structural gene template, structural gene, terminator, ये सब आपको मिलेगा आपके downstream के अंदर। अब अगर आपको याद हो तो promoter के अलावा there is one more thing you find in the upstream के अंदर, चीज आपको मिलती है upstream में, वो क्या होता है? Enhancer. Right, that is going to be your enhancer। और ये enhancer आपका क्या करता है? mRNA को जल्दी बनाने के लिए यूज होता है। Increases the rate of transcription, right? So it can actually promote the rate of transcription can be increased or enhanced using this enhancer। तो यार इतना somewhere over here you can also have, अगर मैं इसको extend करता हूँ इस strand को, so somewhere over here you can also have something called as enhancer, जो आपकी मदद करता है आपके यहाँ पे increase करने के rate of transcription को। Okay, so that is one thing you have to know in this। So you can see you have a promoter site, you have a terminator site यहाँ पे, you have a structural gene, you have a upstream, downstream क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना है। Now upstream के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, you can see the enhancer over here and that's in the upstream area में। and promoter side पे you will have a 80 rich sequence आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाटा बॉक्स। अब ये याद रखना, टाटा बॉक्स एक यूनिवर्सल सीक्वेंस है। अगर आप बैक्टीरिया में भी अगर आप देखोगे, अगर आप किसी एनिमल में भी अगर आप देखते हो, यू विल हैव दिस सीक्वेंस ऑल द टाइम। ये सीक्वेंस आपको हमेशा वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। प्रमोटर आपका वो लोकेशन होता है जहां पे आपका आके पॉलीमरेज बैठेगा। दिस प्रमोटर इज अ साइट वेयर आई विल बी फाइंडिंग द पॉलीमरेज विल कम एंड सेट। तो जब मेरा पॉलीमरेज प्रमोटर पे ऊपर आके बैठता है, देन यू विल फाइंड द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। याद रखना, अगर मेरे टाटा बॉक्स के सीक्वेंस में कोई चेंजेस हुए, देन मेरा पॉलीमरेज उसके ऊपर आके बैठ नहीं पाएगा। पॉलीमरेज कैन नॉट हैव अ ग्रिप ऑन द प्रमोटर। तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है, जो आप में से कुछ लोगों ने देखा भी है, अगर आपके प्रमोटर सीक्वेंस पे अगर कोई म्यूटेशन होता है, then my polymerase cannot occupy that site. My polymerase cannot occupy the promoter site and you don't find your transcription starting. तो ये बात याद रखना। So this sequence is very important. This should be conserved all the time. So polymerase will come and sit on the promoter site and then the transcription is going to start in this. But ये वैसा एकदम आसानी से आपका होता नहीं है। You have a cistron, a segment of DNA which makes a polypeptide, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे cistron. A gene is a segment of a DNA जहाँ से आपका कुछ भी बन सकता है। आपका RNA बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है, right? But cistron is a term I'll be using, जो segment होता है जहाँ से आपका सिर्फ प्रोटीन बनेगा, that segment here is called as my cistron. Now you can have a monocistronic condition. Monocistronic मतलब you are finding only single polypeptide getting formed over there, which is seen by eukaryotes. So monocistronic condition आपको मिलती है आपके eukaryotes के अंदर. So eukaryotes are monocistronic. Polycistronic is a condition you will be finding जहाँ पे आपका more than one polypeptide is getting formed. जहाँ पे आपके more than one polypeptide are getting formed, that's a polycistronic, जो आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। Now आपको यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट्स व्हाट यू नीड, जिससे आप बनाओगे अपना आरएनए। मैग्नीशियम आयन इज इंपॉर्टेंट टू मेक दिस हैपन। डीएनए टेम्पलेट एंड यू हैव योर एंजाइम, दैट्स माय आरएनए पॉलीमरेज, जिसके अंदर आपके कुछ यूनिट्स हैं। सो याद रखना, कोर एंजाइम जो होता है ना आरएनए पॉलीमरेज का, इट विल हैव द अल्फा 1, अल्फा डैश अल्फा, बीटा डैश बीटा, राइट? ये कुछ आपके यहाँ पे आपको इसके यूनिट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सो विल हैव सम यूनिट्स ओवर हियर, दैट alpha dash alpha, beta dash beta are the sum of the units of my enzyme, that's my core enzyme. अब मुझे आप यहाँ पे ये बताओ दैट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इसके साथ कोई तो भी अटैच नहीं है फिलहाल, जो आपका तब आएगा जब आप ट्रांसक्रिप्शन आप स्टार्ट करोगे, वो कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, इट इज योर सिग्मा फैक्टर जो आपका आके यहाँ पे बैठेगा। सो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पे होता है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस, समथिंग वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। You have to know that जब आपको इनिशिएट करना होता है अपना ट्रांसक्रिप्शन, you will need a help and that help is coming from the sigma factor. याद रखना, sigma factor is not a part of a core enzyme. Sigma factor is not a part of a core enzyme. तो ये आएगा और तब आपका ट्रांसक्रिप्शन आपका पे स्टार्ट होगा।
एक और बात याद रखनी है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ सिग्मा फैक्टर का वहां पे कोई काम नहीं होगा, वो वहां से निकल जाएगा. सो सिग्मा फैक्टर विल हैव नो रोल टू बी प्लेड, इट विल लीव दैट पर्टिकुलर साइट. ओके, फिर आपका यहाँ पे होगा इलोंगेशन, जहां पे आप अपना आरएनए बनाओगे अल्टीमेटली, जहां पे थायमिन की जगह आपको मिलेगा आपको यहाँ पे यूरेसिल, and then you'll have a row factor. Row factor will come and will terminate the transcription. Simple. So you can see sigma factor आया, बैठा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ. जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा सिग्मा फैक्टर अपने रास्ते निकल जाए. स्टार्ट हो, you will find your mRNA will start forming. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका mRNA बन के यहाँ पे निकल जाए. As soon as you reach the terminator sequence, you will find the row factor will come, attach होगा polymerase के साथ, and then polymerase आपके mRNA को यहाँ पे अपना रिलीज कर देगा. And that is what we find happening in transcription. ये है आपका बड़ा सिंपल तरीका ट्रांसक्रिप्शन को देखने का. That's how it is going to work, right? So ट्रांसक्रिप्शन आपके यहाँ पे हो चुका है. लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर, so बैक्टीरिया के अंदर आप डायरेक्टली कर सकते हो अपने यहाँ पे ट्रांसलेशन. यहाँ पे आपको कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बट इन द यूकैरियोट्स यू नीड टू अंडरगो मॉडिफिकेशन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. सो ट्रांसक्रिप्शन आप यहाँ पे कर चुके हो. You are finding you have RNA polymerase 1, 2 and 3 आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया. So that's my eukaryotic cell के अंदर आपका क्या हो रहा है. So polymerase 1 will give the rRNA, 2 will give the mRNA और hnRNA, 3 will give me the tRNA, 5 sRNA and snRNA. These are the kind of RNA you will be adding over here. तो ये RNA आपके कौन से होते हैं एंड आपको यहाँ पे ये क्या बना के देंगे, that should be clear to all of you. So you should know that कौन सा पोलिमरेज क्या बना रहा है ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इसके अंदर बेस अगर सवाल आता है देन यू कैन नॉट मेक अ गड़बड़ ओवर हियर. नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज यू विल हैव अ इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हैपनिंग इन दिस, एंड अल्टीमेटली आपका mRNA आपका यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा. दिस इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. सिंपल चीज आपके यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर. योर mRNA इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस. कैसे आप यूज करते हो अपने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंड यू मेक mRNA आउट ऑफ इट. हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड आपका वो होगा जो आपका होगा 3' से 5' डायरेक्शन के अंदर. इसको इस्तेमाल करके आप RNA बनाओगे विच विल बी इन द 5' से 3' डायरेक्शन वाला RNA आपका तभी बन पाएगा. ये भूलना मत. ये हमने यहाँ पे कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय RNA प्रोसेसिंग. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं RNA प्रोसेसिंग अगर यहाँ पे नहीं करता, रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट डू द RNA प्रोसेसिंग. देन क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा क्या? What kind of issues will happen if I don't do the RNA processing यहाँ पे? All right, बताइए. Turnpreet बताइए. What will happen? जो इंट्रॉन्स होते हैं ना वो तो कोड नहीं करते प्रोटीन को, तो फिर वो जो हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें mRNA में जब वो वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें इंट्रॉन्स होंगे तो वहां पे वो प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी ना, तो फिर वो छोटा सा प्रोटीन बनेगा, चेन नहीं बन पाएगी. वेरी गुड, बिल्कुल सही. राइट, बिकॉज यहाँ पर इंट्रॉन्स ओवर देयर तो व्हाट विल हैपन कि आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होकर तुरंत खत्म हो जाएगा. जैसे ही आपका इंट्रॉन सामने आ गया द ट्रांसलेशन वोंट हैपन क्योंकि यू डोंट हैव एनी कोडॉन्स फॉर ओवर देयर. तो आपका जो पॉलीपेप्टाइड आपका बनना चाहिए आपका बन नहीं पाएगा. यू विल नेवर हैव अ राइट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड गेटिंग फॉर्म्ड ओवर. आपको जो बनना चाहिए ना आपका प्रोटीन वहां पे यू वोंट बी फाइंडिंग गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. सो आपका बनता नहीं है. सो यस दैट्स ट्रू. तो चलिए देखते हैं आपका क्या होगा RNA प्रोसेसिंग के अंदर. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे. You have your mRNA which will be having your UTR, exons, introns. Introns को मैं यहाँ पे रिमूव करना है और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I'll do the capping over here. और capping हम करते हैं यहाँ पे using the methyl guanosine triphosphate के साथ. So using my methyl guanosine triphosphate 5' के अंदर मैं करूंगा मेरी यहाँ पे capping जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ. So this is a capping which you have to do in your mRNA. So mRNA के अंदर आप पहले अपनी करते हैं यहाँ पे अपनी capping. That's one thing you'll be doing in this. Then you can, so capping में ऐड रखना methyl guanosine triphosphate आप यहाँ पे ऐड कर दोगे. It protects the mRNA from the nuclease enzyme. So कई सारे एंजाइम से इसे यहाँ पे वो बचाएगा. That's a capping. Then you have a tailing happening over there. Tailing में आपके यहाँ पे क्या होता है, आपका जो 3' end आपके यहाँ पे होगा, the 3' end will get a poly A tail. So large number of adenine molecules are added over there. So you'll be adding around 200 से 300 adenine molecules will be added over here, and that is my poly A tail. इसको हम कहते हैं poly adenylation यहाँ पे करना. So that's a tailing वाला part. So आपने capping कर लिया, tailing कर लिया, simple चीज है दोनों. That's something you have to do. अब आखिरी चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, that is your, you have to get rid of the introns. आपको introns यहाँ से अब निकालने हैं और introns निकालने के लिए मेरा बनाना पड़ेगा मुझे मेरे यहाँ पे spliceosome.
तो बताइए स्प्लाइसोसोम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कौन से दो इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे जरूरत लग जाती है? SNRNA plus protein. प्रोटीन। We'll have a SNRNA plus protein. These are the components you need to have to make a spliceosome. इन दोनों को मिला के आपने बनाना है अपने यहाँ पे स्प्लाइसोसोम. एक बार आपके यहाँ पे स्प्लाइसोसोम आपके यहाँ पे रेडी हो गया, then it will go and do its work. Then ये सिंपली जाके अपने इंट्रॉन्स को वहां पे निकालना चालू करेगा. So now you have a spliceosome which is ready, made of SNRNA and protein. It will go and remove the introns. ये जाके आपके इंट्रॉन्स को यहाँ पे रिमूव करना चालू करेगा and exons को वहां पे ज्वाइन करेगा. So it is going to remove the introns and to join the exons. These exons are joined with the help of my DNA ligase. These exons are basically joined by my DNA ligase. So इनकी वजह से आप इन्हें एंड में आप ज्वाइन कर लेते हो. So this is what you find happening. एक बार ये आपका बन गया, once you are done with that, so now you have a functional mRNA ready. अब आपके यहाँ पे functional mRNA आपका ready है. Now you can go for a translation. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं. यही पिक्चर आपके एग्जाम में भी आई थी, अगर आपने एमपी दिया था लास्ट वाला. You have seen the same picture जहाँ पे आपको देखना था कैपिंग भी हो रहा था और आपके यहाँ पे स्प्लैशिंग आपका हो रहा था. You could have seen that thing. So एनसीईआरटी की पिक्चर्स को दिमाग में बिठा लो, बिकॉज एग्जाम में सवाल इनसे ही आएंगे. They will frame the question using this pictures only, so you should know them. ठीक है, let's not waste doing these questions right now. फिलहाल के लिए I will give you the separate question नए वाले. Now let's jump onto your tRNA. हमने हमारा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे देख लिया. हम जेनेटिक कोड पे वेस्ट नहीं करते टाइम, बिकॉज वो आपको सिर्फ याद रखना है. Let's jump onto your tRNA and let's jump onto your translation. So translation को हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं. Okay, so now you will find your transfer RNA coming over here and doing its work of transferring your amino acid. ठीक है. So here we have tRNA adapter molecule. From the very beginning of the proposition of the code, it was clear that Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link to it the amino acid. There should be some kind of mechanism जिसके through आप read कर सकते हो code को और उसे आप जोड़ सकते हो in the amino acid के उसके अंदर sequence के अंदर. Because amino acid have no structural specialties to read the code uniquely. क्योंकि amino acid खुद से code को यहाँ पे read नहीं कर सकते हैं. तो ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे help मिलने वाली थी, and the help was coming from the tRNA. Now tRNA जब भी आपके सामने आता है, you should know one thing very carefully. Like एक चीज आपको हमेशा इसमें याद रखनी है. That tRNA is going to be RNA जिसके अंदर आपको folding होते हुए आपको दिख रही है. So you'll have this all kinds of folding you will find in them. One of the important point you have to know here is that you will have your 5' and 3' end. आपको 5' और 3' end आपका मिल जाएगा यहाँ पे. And you should be very clear with that कि आपको जो 3' end होता है वहां पे आपके लगते हैं amino acid. So they will ask you this thing कि आपके amino acid आपके लगते हैं कहाँ पे. So amino acid will always get attached to the 3' end. यहाँ पे आपके amino acid आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. So amino acid will be always seen in this particular direction. So 3' end पे आपके रहते हैं amino acid and you will have a specific sequence at 3' के अंदर. क्या होता है वो sequence आपके यहाँ पे? ACC. Right. So ACC नाम का sequence आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Very true. So you'll find you will have a tRNA which will have 3' end and यहाँ पे आपका लगता है आपका amino acid और यही amino acid फिर आपका आके बैठता है आपके mRNA के ऊपर. बेसिकली उसे आप लेके आते हो. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपके tRNA के ऊपर आपका amino acid आपका लगेगा कैसे. So first of all, tRNA is the smallest RNA. 73 से 93 nucleotide are being seen in them, right? इसे हम even कह रहे हैं as a transfer RNA. 3' is going to be having the amino acid. And you will have anticodon आपको मिलते हैं at the एक loop के अंदर. So you'll have an anticodon loop यहाँ पे. ये होता है जो आपका interact करता है. This will be the one which will be interacting with your particular sequence of your mRNA. So this is where you'll have the anticodons. Right? Now you have 61 codons for your amino acid. So these are the number of tRNAs we'll be having. So tRNA का number काफी होता है आपके पास. You'll have ample amount of tRNAs over there. अच्छा, वो एंजाइम कौन सा होता है जिसकी वजह से आपका tRNA को हम चार्ज कर पाते हैं? Amino acyl synthetase. Amino acyl tRNA synthetase या amino acyl synthetase, though the terms can be clear over there, right? Crick postulate that presence of adapter molecule that would on one hand read the code and on the other hand would bind the specific amino acid. तो कोड भी रीड करेगा एक साइड से और दूसरे साइड से amino acid को वहां पे वो बाइंड भी कराएगा. That's what Crick postulated. ये करेगा आपका यहाँ पे tRNA, which was a right postulation they had.
Right now, tRNA then called as a sRNA, soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. ये सब याद रखना है, एक बार स्टेटमेंट आपकी आ सकती है कि tRNA को वो टाइम पे they used to call it as a sRNA, soluble RNA भी इसको कहते थे, और इसका क्लोवर लीफ जैसा यहाँ पे इनको शेप मिलता था. So however its role as an adapter molecule was assigned much later. tRNA has an anticodon loop that has a base complementary to the code. It also has an amino acid acceptor end which it binds to the amino acid. तो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. Now, for initiation, there is another specific tRNA that is referred to as the initiator tRNA, जो आपका स्टार्ट करेगा आपके ट्रांसलेशन को, एंड देन यू हैव सम स्टॉप कोडॉन्स. क्या स्टॉप कोडॉन के लिए मेरा tRNA होता है मेरे पास? No, sir. No, sir. We'll never have any kind of tRNA for my stop codon. UAA, UGA and UAG. इनके लिए आपका कभी आपका stop codon आपके पास यहाँ पे नहीं होगा. There is no tRNA for my stop codons. That's something you have to know. So you have this enzyme, amino acid synthetase. Amino acid synthetase is the enzyme which will actually help in activating or charging the tRNA. इस एंजाइम की मदद से आप क्या कर पाते हो, आपका जो अमाइनो एसिड आपके पास था यहाँ पे, उसको आप जोड़ पाते हो tRNA के साथ. Your amino acid will get itself attached to the tRNA using my amino acid synthetase. So this is the thing you have to remember in this. ये इसके वजह से आपका यहाँ पे ज्वाइन कर पाता है. ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम कैसे यहाँ पे करेंगे. So याद रखना, secondary structure of tRNA has been depicted. It looks like a clover leaf. We know that. It also looks like an inverted L. ये कुछ चीजें as a statement आपको याद रखनी है. This is how it is going to look like. So you have this tRNA with the 3' end, and you should know that they will be having your amino acid आपको यहाँ पे लगेगा. Forget this MCQs over here. Let's move on to. So that is the story of a tRNA जो हम देख चुके हैं, वही आपका यहाँ पे mention किया हुआ है. This is something now you have to see. Now let's talk about my translation यहाँ पे. ट्रांसलेशन के पहले याद रखना, सो आपका mRNA यहाँ पे बन चुका है, एंड अब इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे अपना यहाँ पे प्रोटीन. ना राइबोसोम्स जो आपके इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स में, दे आर माय ATS राइबोसोम्स फॉर माय ट्रांसलेशन. दैट इज द राइबोसोम यू विल बी फाइंडिंग इन माय RER एंड आल्सो फ्रीली मूविंग इन द साइटोप्लाज्म. तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस. यू विल फाइंड यू हैव अ अमीनो एसिड tRNA synthetase. सो अमीनो एसिड tRNA synthetase इज द एंजाइम, और इसका यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग ऑफ tRNA. दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन फॉर माय चार्जिंग ऑफ माय tRNA. तो यहाँ पे आपका क्या किया जाएगा, आपका जो अमीनो एसिड यहाँ पे होगा ना, इट विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड ऑन द 3' रीजन ऑफ माय tRNA. वो आप यहाँ पे करते हो. क्या ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी का खर्चा होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा. राइट. सो ATP का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे हो जाता था. ATP का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे होते मिलेगा. अच्छा, एक और बात बताओ, यहाँ पे ये अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास कितने होंगे? हाउ मेनी यू विल हैव? एक ही होगा? नहीं, अलग अलग हो सकते हैं. कितने होंगे? स्पेसिफिक कोडोन के लिए स्पेसिफिक होगा. You have 20 of these enzymes. आपके पास होंगे ऐसे enzymes आपके 20. So you'll have 20 such enzymes. क्यों पता है 20? Because you have 20 amino acids. यस सर. You have 20 तो हर एक amino acid के लिए you will have a specific enzyme. So ऐसे आपको 20 टाइप के आपको enzyme आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. Now, so this is what you find happening in this amino acid tRNA synthetase for methionine. So methionine आपके यहाँ पे अटैच किया जाएगा. You can see all these things happening, और ये सब करने के लिए आपका एनर्जी का खर्चा आपके यहाँ पे हो जाता है. So that's my initiation codon AUG, and वो आपको नाम के आपका यहाँ पे methionine. ठीक है. So now let's have a look at the ribosome. You have a 60S and 40S ribosome. हमने एंजाइम को देख लिया, एंजाइम क्या कर रहा है. Now we know that thing. ये आपके अटैच कर रहा है tRNA के ऊपर आपके अमीनो एसिड को. That is what my this enzyme is known for. उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज चार्जिंग ऑफ tRNA. अब पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपके यहाँ पे क्या होगा, द स्मॉलर यूनिट विल कंबाइन, और आई विल फाइंड द mRNA विल कम एंड सिट ऑन द स्मॉलर यूनिट. जब आपका mRNA आके स्मॉलर यूनिट पे ऊपर आके बैठेगा, ये करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट सम एनर्जी. ये करने के लिए आपका GDP का खर्चा आपके यहाँ पे हो जाता है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट माय mRNA विल कम एंड सिट ऑन द स्मॉलर यूनिट ऑफ माय राइबोसोम. दिस विल द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन दिस. अब इसके बाद the smaller unit of ribosome will look for the right sequence. आपको जो smaller unit आपके यहाँ पे होगा, वो आपका एक सही sequence आप ढूंढेगा, and that sequence is my AUG. तो यहाँ पे आप ये वाला sequence आप यहाँ पे ढूंढ पाओगे. So this is the sequence you'll find in this.
अब जैसे आपने सीक्वेंस ढूंढ लिया, नाउ व्हाट विल हैपन, योर tRNA विल ब्रिंग अप द फर्स्ट अमाइनो एसिड, दैट इज योर मिथ्योनाइन। उसको यहाँ पे लेके आएगा and will come and will form a temporary hydrogen bond with that particular sequence। AUG के साथ एक temporary hydrogen bond बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So anticodon codon will form a temporary hydrogen bond, ये आपका हो गया। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, अब कौन आएगा यहाँ पे? पी साइट आएगी, मतलब लार्जर यूनिट, सॉरी। Right. Now I will find the larger unit will come and sit on the smaller unit. So you'll find आपका large unit आपका आएगा यहाँ पे, that's your large part of the ribosome that will come and sit on this particular site। जब मेरा large unit आके मेरे यहाँ पे बैठता है तो आपको याद रखना है that you will have your tRNA which you have ना will be seen in the center। ये आपका यहाँ पे center होगा, so that will be in the P site, that will be on the P site के ऊपर आपका center में आपको यहाँ पे आपका tRNA आपको यहाँ पे मिल जाएगा, this will be in the center के अंदर, ठीक है। so you have a 60S 40S and P site के अंदर आपको you will have this present of tRNA जो आपका पहला tRNA। now you have the A site as well। अब A site is a acceptor site, यहाँ पे आपके आएंगे सारे नए वाले tRNA, so you will find new tRNA with the new amino acid will come and sit on the A site। so new tRNA with the amino acid will come and sit on the A site। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। so जैसे वो आके आपके यहाँ पे बैठेगा, now what will happen, there will be a peptide bond formation between the two amino acid। अब ये याद रखना, ये आपके लिए जानना याद रखना जरूरी है। आपका जो राइबोसोम है ना, this will also have a enzymatic capacity। इसके पास वो एंजाइमेटिक कैपेसिटी भी होती है, इसके वजह से आप ये बॉन्ड फॉर्मेशन आप कर सकते हो। सो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज याद रखना, इस एंजाइम की मदद से आप यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो और ट्रांसफर कर रहे हो मेरे यहाँ पे अमाइनो एसिड को। तो ये चीज याद रखनी है, दिस एंजाइम इज रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर tRNA, बेसिकली टू योर राइबोसोम्स इन द यूकैरियोट्स। नाउ ये आपका यहाँ पे आ चुका है, नाउ यू विल हैव अ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बन गया। नाउ अब आपका बताओ मुझे यहाँ पे कौन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, MT के ऊपर जाएगा या TM के ऊपर आएगा, कहाँ पे होगा? MTY के ऊपर जाएगा। सोच लो, अरे वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, हैंड कौन रेस करेगा आप इसके लिए? सर क्वेश्चन रिपीट करना। M जाएगा, M जाएगा, राइट। तो M जो होगा ना वो T के ऊपर आपके यहाँ पे चला जाएगा, राइट। क्योंकि हमें क्या करना है ना, जो आपको P साइड पे जो tRNA है उसे हमें फ्री करना है। जो P साइड पे जो आपका tRNA आपके यहाँ पे उसे हमें यहाँ पे फ्री करना है, उसे फ्री करके मुझे यहाँ से निकालना है। सो व्हाट आई विल फाइंड, मेरा जो M जो यहाँ पे अमाइनो एसिड है यहाँ पे, द मिथाइल आई हैव ओवर हियर, दैट विल गेट ट्रांसफर्ड टू माय टायरोसिन, दैट विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड। हाँ जी जसनूर बताइए, कुछ कहना चाहते हो आप, बोलो। सर M क्यों जाएगा T पर, दोबारा रिपीट करना प्लीज। देखो यहाँ तक सब क्लियर है आपका यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे नया tRNA आके यहाँ पे बैठेगा, सो नाउ विल फाइंड द न्यू tRNA विल कम एंड सिट ओवर हियर, ठीक है। अब जैसे मेरा नया tRNA यहाँ पे बैठ गया, सो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, मिथ्योनाइन और टायरोसिन। सो नाउ यू हैव टू अमाइनो एसिड्स, वन ऑन P साइड वन ऑन A साइड। अब दोनों के बीच में आपको यहाँ पे तो आप बॉन्ड फॉर्म करना है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। सो यू हैव टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे आपको करना है, और वो सब करने के लिए आपका एंजाइम यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा, एंड दैट एंजाइम इज माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो इस एंजाइम की मदद से व्हाट इज हैपनिंग, मेरा इन दोनों के बीच में आपका पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब जब मेरे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद आपको करना क्या होता है, वन ऑफ द tRNA विल बी फ्री नाउ, एक को आपको फ्री करना है, उसे वहां से निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड, हैव अ लुक एट दिस, आपका जो आपका अमाइनो एसिड था आपके P साइड के ऊपर, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन टू द A साइड। जो आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे आपका P साइड के ऊपर था आपका यहाँ पे, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द A साइड, और जो आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे P साइड के ऊपर है आपके यहाँ पे, इसको आप यहाँ से रिलीज कर, सॉरी जो आपका tRNA आपका यहाँ पे है P साइड के ऊपर, ये आपका यहाँ से आपका रिलीज कर दिया जाएगा। दिस विल बी गेटिंग रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है, मतलब अब ये वहां से निकल जाएगा, एंड यू विल फाइंड योर राइबोसोम व्हिच इज सिटिंग ऑन द mRNA, इट विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, ये आपका एक स्टेप यहाँ पे आगे जाएगा। जब मेरा राइबोसोम यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन, मूव्स फॉरवर्ड कोडॉन बाय कोडॉन। सो आपका जो राइबोसोम यहाँ पे होगा, कोडॉन बाय कोडॉन आपका यहाँ पे आगे बढ़ेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग स्लोली कोडॉन बाय कोडॉन। और जब ये आगे बढ़ रहा है, ये सब करने के लिए भी आपका यहाँ पे खर्चा होगा एटीपी का, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो मेरा राइबोसोम आगे बढ़ गया, जैसे ही वो आगे बढ़ गया, सो व्हाट विल हैपन, जो मेरा tRNA A साइड के ऊपर था, देखो मिथाइल और टायरोसिन वाला tRNA जो A साइड के ऊपर था, वो मेरा आ चुका है P साइड के ऊपर, और नया tRNA मेरा आके बैठेगा मेरे यहाँ पे A साइड के ऊपर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल रही है, एंड स्लोली मेरा
राइबोसोम आपका आगे बढ़ता जाएगा एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड योर पॉलीपेप्टाइड विच इज कीप ऑन फॉर्मिंग। जब मेरा कोई आ रहा है ना यहाँ पे नया अमीनो एसिड, तो यार इतना आपका पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, और वो सब करने के लिए आपको आपके पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की यहाँ पे जरूरत आपको पड़ जाएगी। अब आपका राइबोसोम यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा अनलेस यू कम अक्रॉस योर स्टॉप कोडॉन। जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन आया, पहली चीज याद रखनी है, यू विल फाइंड रिलीजिंग फैक्टर विल कम एंड सिट ऑन दिस। स्टॉप कोडॉन के लिए आपका कोई टीआरएनए नहीं होता, आपका रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आके बैठेगा उसके ऊपर। जैसे ही मेरा रिलीजिंग फैक्टर आके वहां पे बैठ रहा है, द कंप्लीट राइबोसोम विल डिटैच फ्रॉम ईच अदर एंड विल सेपरेट। मेरा पूरा राइबोसोम वहां से डिटैच करके सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो पॉलीपेप्टाइड था वो आपके यहाँ पे फ्री हो जाएगा। सो नाउ यू विल हैव योर पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज बीन रिलीज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ये आपके यहाँ पे फ्री होकर आपका अलग हो गया, ठीक है। This is what you find happening in this and this is called as my termination of my translation. इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन आपके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। So this is one thing you have to know in this, right? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, that is what you have to know। और इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन आपका चलता है, खत्म होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर आप इतना याद रख सकते हो देन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट यू हैव टू नो ऑल द स्मॉल पॉइंट्स। ये मत भूलना, विदाउट रिलीजिंग फैक्टर द थिंग्स विल नॉट गेट कंप्लीटेड। आपको रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे चाहिए, बिना इसके आपकी चीजें यहाँ पे आपकी खत्म नहीं होगी, ठीक है। सो द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय बॉन्ड व्हिच इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स एंड या सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। Ribosome also act as a catalyst. Ribosome will also act as a catalyst. 23S rRNA in bacteria is an enzyme ribozyme for formation of my peptide bond, right? हमारे पास we have this peptidyl transferase. You have to know that, which will use for my peptide bond formation. mRNA also has some additional sequence like my UTR. UTR आपके हमेशा होते हैं 5' और 3' एंड पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। So ये हमने यहाँ पे कर लिया and that is what you do. That's how you make your protein. अब मुझे एक बात बताओ, आपका प्रोटीन बन चुका है, समझो मेरा यहाँ पे प्रोटीन ये बनकर रेडी हो गया। मुझे बताओ मेरा एक बार प्रोटीन यहाँ बनकर रेडी हो गया, तो क्या मैं प्रोटीन को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ? आई कैन यूज दिस प्रोटीन फॉर समथिंग, या कुछ करना पड़ेगा इसके साथ? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके साथ, ये बता दो। सर इसको एनिमल्स के ऊपर चेक करेंगे पहले कि मॉडिफिकेशन। नहीं बाबा, अरे मोनिका, इफ इट इज हैपनिंग इनसाइड योर सेल देन व्हाट हैज टू बी डन विद दिस? मॉडिफिकेशन। हाँ, सो व्हाट मॉडिफिकेशन? सब गोल्जी ऑपरेटर्स में जाएगा। जब आपका पैकेजिंग होगी इसकी, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, राइट। सो यू विल फाइंड द प्रोटीन हैज टू अंडरगो फोल्डिंग। द प्रोटीन हैज टू अंडरगो फोल्डिंग। सो प्रोटीन की फोल्डिंग आपके यहाँ पे होती है, और फोल्डिंग करने के बाद देन यू कैन ऐड सम शुगर मॉलिक्यूल्स। एक बार आपने यहाँ पे फोल्डिंग कर लिया ना, सो वंस यू आर डन विद द फोल्डिंग ओवर हियर, एक बार आपने अपने यहाँ पे फोल्डिंग कर लिया, देन फोल्डिंग करने के बाद यू विल बी एडिंग योर, लाइक उसके बाद यू कैन डू द मॉडिफिकेशंस, देन यू कैन ऐड योर शुगर मॉलिक्यूल्स। एक बार मेरे यहाँ पे फोल्डिंग हो गई ना, सो दिस इज माय फोल्डेड प्रोटीन। एंड फोल्डेड प्रोटीन बनने के बाद देन यू हैव टू अंडरटेक द ग्लाइकोसिलेशन। क्या होता है ग्लाइकोसिलेशन? शुगर मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं एमआरएनए के ऊपर, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। और ये कहाँ पे होता है? सर ये होता है आरईआर में। बस वहां पे ही होता है? इसमें भी होता है। क्या ये बात सबको याद आ रही है मोनिका के अलावा? आई होप एवरीवन कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग वी हैव डन दिस टॉपिक, right? So you will find this will be happening in my RER as well as in my Golgi apparatus के अंदर ही हो रहा होता है। दोनों डिफरेंस क्या होता है, कुछ याद है? सर जब गोल्जी बॉडी में होता है। नहीं कोई बात नहीं। RER जो ग्लाइकोसिलेशन आपका RER में होता है उसे हम कहते हैं N linked ग्लाइकोसिलेशन, जो गोल्गी में हो रहा है तो उसे हम कहते हैं O linked। ये नहीं मालूम है आपको, कोई बात नहीं। तो that is what you find happening in this. You add a sugar molecule in this over here. एक बार आपने ये चीज आपके यहाँ पे कर ली, then your protein is ready to be functional. So that's what you have to know, ठीक है। So प्रोटीन फोल्डिंग के बगैर आपका काम नहीं बन सकता, याद रखना। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं होती देन प्रोटीन आपका फंक्शनल नहीं है, और अगर आपका प्रोटीन फंक्शनल नहीं है देन उसे तोड़ दिया जाता है, देन इट विल बी ब्रोकन डाउन। कभी भी अनफोल्डेड प्रोटीन को आप काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि उसने कुछ गलत काम करना है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। पॉलीसोम्स, यू नो दैट मल्टीपल राइबोसोम्स ऑन एमआरएनए, that is something you can find happening, and इससे आप ज्यादा प्रोटीन आप बना सकते हो। So if you want to make a protein in a very high amount, polysome is the answer for you, right? तो यहाँ पे आपका हो गया ट्रांसलेशन। सो आई होप ट्रांसलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिनको भी ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही थी फ्यूचर में, पास्ट में,
this is what you find happening in the translation. I would strongly suggest all of you to just go to the NCERT once. That's how you will get things cleared. बताइए मोनिका, बोलिए. सर क्या? अच्छा, हैंड रेज है आपका. सर मेरे को स्क्रीन दिख रही. अच्छा यार, ठीक है. योर हैंड इज रेज्ड बाय द वे. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये याद रखना. सो आप जीन एक्सप्रेशन को किस लेवल पे आप रेगुलेट कर सकते हो. सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल. Considering the gene expression result in the formation of polypeptide, it can be regulated at several levels. कई सारे लेवल के ऊपर आप इसे आप रेगुलेट कर सकते हो. At many levels you can actually regulate the gene expression. In eukaryotes, the regulation could be exerted by ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप कर सकते हो उससे रेगुलेट कि आपको क्या करना है, आपको बनाना भी है प्रोटीन या नहीं बनाना. दैट कैन बी डन दैट. प्रोसेसिंग लेवल पे आप कर सकते हो अपने चेंजेस वहां पे. ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये टाइम पे भी आप रेगुलेट कर सकते हो अपने जीन को कि आपको क्या चेंजेस उसके अंदर आप वहां पे करना है. एंड ट्रांसलेशन लेवल पे तो आप कर ही सकते हो. सो व्हेन यू गो फॉर अ ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन you can make the changes on the protein over there. So you can regulation of gene can be done at several levels. ये आपको याद रखना है, इनको आपको याद ही रखना है because they are given in the NCERT. Now let's talk about my gene expression. यहाँ पे protein synthesis, you know all those things, right? कुछ genes जैसे आपके mention किए, we'll talk about the lacoperon, but let's before that understand two terms. You have a housekeeping genes and you have a regulatory genes. Housekeeping genes are the one which will work throughout the day and night. जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए आपके एंजाइम्स यहाँ पे लग जाते हैं. कोई एक एंजाइम का नाम बताओ जो हम यूज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान. हेक्सोकाइनेज. बस याद रखना है, सबने एक नाम याद रखना है अपना, हेक्सोकाइनेज. दैट्स द वन नेम यू हैव टू नो. हेक्सोकाइनेज क्या करता है वैसे? सर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करता है. बहुत बढ़िया तरुणप्रीत. -25. एनीवन एल्स? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. राइट, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा. सो ग्लूकोज will convert into your glucose 6 phosphate. That will be done with the help of my hexokinase. अब ये करने का फायदा क्या होता है? सो ये सेल के बाहर नहीं जा पाएगा ना फिर. क्यों नहीं जा पाएगा तो ये सेल के बाहर? सर उसके साथ फॉस्फेट लग गया ना, वो जब नहीं लगेगा तभी वो ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन से. थोड़ा और डिटेल में क्यों नहीं जा पा रहा है बाहर? ग्लूट4 मेम्ब्रेन में जो रहता है वो पास आउट नहीं करेगा. राइट जानवी, आपका जो मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल आपको मिलेगा. याद करो, द मेम्ब्रेन विल हैव अ प्रोटीन चैनल एंड दैट प्रोटीन चैनल इन द मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड एज माय GLUT4. यू विल हैव अ GLUT4 नाम का एक प्रोटीन चैनल आपको मिलता है मेम्ब्रेन के अंदर. इसके बारे में हमने बात किया था इवन व्हेन वी वर डिस्कसिंग द केमिकल कॉन्ट्रेंट कोऑर्डिनेशन, तभी हमने इसके बारे में बात किया था. दिस इज अ प्रोटीन चैनल यू विल फाइंड इन द मेम्ब्रेन. और ये प्रोटीन चैनल जो आपका मेम्ब्रेन के अंदर आपके यहाँ पे होता है, that protein channel will not allow my glucose 6 phosphate to bypass. वो कभी allow नहीं करेगा मेरे glucose 6 phosphate bypass करने के लिए. So that is why you will find वो आपका नहीं जा पाता बाहर. ठीक है. So you have a regulatory genes. Regulatory genes आपके बेटा वो होते हैं जहां पे you will find they will only express as per the requirement. जैसे आपको उनके यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से वहां पे वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस करेंगे. That is your regulatory gene. So let's have a look at them. So हमारा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो एग्जाम यहाँ पे आता है दैट्स माय लैकोपेरॉन. तो चलिए आप लोग मुझे बताइए लैकोपेरॉन आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे बनते हुए. सो लेट्स स्टार्ट विद माय, यहाँ पे एक जीन बनाते हैं हमारे यहाँ पे, दैट इज योर जीन आई. जीन आई मुझे क्या बना के देगा यहाँ पे? व्हाट द जीन आई इज गोइंग टू बी मेकिंग मी फॉर repressor. ये बना के देगा मुझे यहाँ पे, राइट. सो इट इज गोइंग टू मेक अ प्रोटीन, सो इट विल मेक वन प्रोटीन, दैट्स माय रिप्रेसर प्रोटीन. सो यहाँ पे एक प्रोटीन आपको बना के देगा, that's my repressor protein. बढ़िया. So that is my repressor. ठीक है. Then you will have, after this we'll have, let's say you have a site over here. P. P stands for what? प्रमोटर. प्रमोटर मुझे यहाँ पे क्या बना के देगा? सर इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बैठेगा ना. बस उतना ही होगा वहां पे, ये मुझे कुछ बना के यहाँ पे नहीं देगा, right? Then I will have over here, then I will have one more gene in this side, that is going to be my operator gene. यहाँ पे आपको मिल जाएगा. And then you can have some more genes over there. You can have a gene like your LAC-Z. Then कौन सा आएगा उसके बाद? LAC-Y and LAC-A. And then you'll have a LAC-Y and LAC-A. ठीक, ये तीन जीन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे.
अब बताओ रे कि रिप्रेसर लगता कहाँ पे, प्रोमोटर पे लगता है या ऑपरेटर पे लगता है? ऑपरेटर पे। राइट, माय रिप्रेसर विल ऑलवेज गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द ऑपरेटर वाली साइड पे आके आपका यहाँ पे लग जाएगा। सो विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द ऑपरेटर वाली साइड के ऊपर। जब तक मेरा रिप्रेसर वहां पे लगा हुआ है, क्या आपका यहाँ पे लैक ऑपरेशन ऑन होगा या ऑफ रहेगा? ऑफ रहेगा। याद रखना, जब तक मेरा रिप्रेसर वहां पे लगा हुआ है तब तक मेरा लैक ऑपरेशन वहां पे मेरा रहेगा बंद। Until then it is going to remain the closed over there. अब मुझे एक और बात बताओ यहाँ पे, this is one thing you have to tell me over here, फटाफट मुझे बताओ। जब हम बैक्टीरिया की हमें बात करते हैं, when I discuss about the bacteria, you have to tell me one thing in this. That one thing is going to be, बैक्टीरिया प्रेफर क्या करेगा पहले खाना? ग्लूकोज खाना प्रेफर करेगा या ग्लूकोज? ग्लूकोज। अगर आप बैक्टीरिया को दोगे आपका ग्लूकोज एंड लैक्टोज के सोल्यूशन अगर आप उसे रखोगे, तो क्या लैक उपरांत वहां पे ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑफ होगा। याद रखना ये बात सब लोग कि आपका ऑपरॉन ऑफ रहेगा इफ यू प्रोवाइड बोथ द मीडियम्स टू द बैक्टीरिया। ऑफ इसलिए रहेगा क्योंकि आपका ग्लूकोज अगर है तो बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं करेगा लैक्टोज को, सो माय लैक ऑपरॉन विल रिमेन ऑफ ओवर देयर। लेकिन अगर मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है दैट आई हैव ओनली लैक्टोज इन द मीडियम, इफ आई हैव ओनली लैक्टोज इन द मीडियम, देन वो टाइम पे लैक्टोज बिकम्स अ इंड्यूसर। लैक्टोज मेरा इंड्यूसर की तरह वहां पे जाएगा और मेरे ऑपरॉन को वहां पे ऑन कर देगा। तो ये बात याद रखना, अगर कुछ खाने के लिए है ही नहीं उसके पास, then you will find the operon over there will become on. So operon आपका यहाँ पे on हो जाएगा। So ये बात आपको याद रखनी है। If you have lactose, then the operon will remain on over here. If you don't have lactose, if you have glucose over there, अगर ग्लूकोज ज्यादा है लैक्टोज कम है या दोनों इक्वली अमाउंट में अगर होगा ना, तब भी आपका operon आपके यहाँ पे ऑफ रहेगा। याद रखना, operon on तभी होता है when a bacteria consumes the lactose molecule, or else बैक्टीरिया प्रेफर करता है खाना हमेशा ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज खाने का फायदा क्या होता है? क्यों बैक्टीरिया ग्लूकोज प्रेफर करता है, लैक्टोज नहीं प्रेफर करता? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। वेरी गुड तंत्रित, बिल्कुल। मेरा ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड है तो उसको ब्रेक डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली यूज दैट थिंग फॉर योर एनर्जी जनरेशन। लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन एंड देन यू हैव टू टेक द ग्लूकोज आउट ऑफ दैट। सो यस, इट मेक्स सेंस कि बैक्टीरिया प्रेफर करेगा आपका यहाँ पे खाना आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ you will find, so you have this operon over here and now you have to tell me one thing in this कि समझो मेरा polymerase यहाँ पे आ रहा है और आके बैठ रहा है यहाँ पे और अभी तो कुछ होगा नहीं। So now you will find the polymerase will come sit over here and nothing will happen. वो आगे बढ़ नहीं पाएगा because you have the operator over there. polymerase मेरे यहाँ पे आके बैठा हुआ है, RNA polymerase। ठीक है। नाउ वंस माय लैक्टोज मॉलिक्यूल कम इनसाइड, जैसे मेरे लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अंदर आना चालू करते हैं, अज्यूम दैट यू हैव सम लैक्टोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव एंटर्ड इनसाइड। तो लैक्टोज मॉलिक्यूल अंदर आने के बाद दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड विद द रिप्रेसर। तो ये जाके रिप्रेसर से यहाँ पे जाके अटैच करेंगे अपने आप को और उसके साथ साथ दे विल आल्सो गेट देम अटैच ओवर देयर एज वेल। सो रिप्रेसर के साथ वो अटैच करते हैं, जैसे ही रिप्रेसर के साथ मेरा लैक्टोज मॉलिक्यूल अटैच करेगा, सो लैक्टोज मॉलिक्यूल ओवर हियर आर आल्सो कॉल्ड एज माय इंड्यूसर्स। lactose molecule over here are also called as my inducer. इनको मैं बोलता है inducer, these are my lactose molecule। तो जैसे मेरा lactose molecule जाके अटैच करेगा मेरे रिप्रेसर के साथ, my repressor will no longer stay over there। मेरा रिप्रेसर वहां से निकल जाएगा। my repressor will come out from that particular location and now the lac operon will start। अब फटाफट बता दो यहाँ पे, you already know this thing, lac Z क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। lac Y क्या बनाता है? परमिएस। परमिएस का मदद क्या करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ परमिएस? वो सेल के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल को अलो करेगा। इट विल टेल द सेल मेम्ब्रेन टू लेट द लैक्टोज मॉलिक्यूल गेट इनसाइड। और ये भी याद रखना कि परमिएस थोड़ा सा आपका पहले से होता ही है। इवन बिफोर द लैक ओपरॉन गेट स्टार्ट कंप्लीटली, यू विल हैव अ परमिएस इन द बैक्टीरिया व्हिच विल मेक श्योर कि थोड़े लैक्टोज अंदर आ पाए। ठीक है। एंड देन यू हैव अ ट्रांस एसिटाइलेज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम माय लैक ए। सो ये आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। सो ये आपके एंजाइम्स यहाँ पे रेडी हो गए एंड वंस द लैक ओपरॉन स्टार्ट्स, आपके ये सारे एंजाइम्स आपके आएंगे एंड दे विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग एंड ब्रेक डाउन द लैक्टोज मॉलिक्यूल। तो ये आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो यू कैन सी इन ओवर हियर इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, आपका लैक ओपरॉन आपके यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही आपका इंड्यूसर आपके यहाँ पे आया, एज सून एज यू फाइंड द इंड्यूसर इज गोइंग टू कम इन ओवर देयर, राइट, यू विल फाइंड कि आपका लैक ओपरॉन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज आपने रिप्रेसर को यहाँ पे हटा दिया। जैसे ही आपने लैक्टोज को डाइजेस्ट कर दिया, जैसे ही आपने सारे लैक्टोज मॉलिक्यूल को आपने डाइजेस्ट कर दिया,
उसके बाद यू विल फाइंड द रिप्रेसर विल अगेन अटैच इटसेल्फ टू द पर्टिकुलर ऑपरेटर साइट। आपका रिप्रेसर वापस जाके ऑपरेटर पे जाके लग जाएगा जब आपने लैक्टोज को डाइस कर लोगे तब। सो याद रखना, इट विल ओनली फंक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको ये यहाँ पे फंक्शन करेगा और आपको यहाँ पे आपका डायरेक्शन होते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है। So that is what you find happening in this. So you'll find lactose will come, which can be called my inducer or L-lactose, और यहाँ से आपका enzymes आएंगे and they will start breaking down the lactose molecules। सबको जाके वो लोग यहाँ पे break down करना चालू करेंगे all the enzymes। This is how it's going to work। इस तरीके से आपका इसने यहाँ पे काम करना है। Now repressor plus operator it will remain off, ठीक है, and that is why we call them the inducible operon। Inducible operon हम ये कहते हैं कि जैसे आपका इंड्यूसर आया उसने आपके ओपेरॉन को ऑन किया, सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन यहाँ पे, राइट। क्योंकि जैसे आपका इंड्यूसर आपका आता है, आपका रिप्रेसर आप निकाल देते हो आप यहाँ पे, एंड देन इट विल कम ऑन ओवर देयर। व्हेन यू हैव अ हाई ग्लूकोज एंड नो लैक्टोज, द ओपेरॉन विल ऑलवेज रिमेन योर ऑफ ओवर देयर। वो आपका यहाँ पे हमेशा आपके यहाँ पे ऑफ रहेगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है, समथिंग आई ऑलरेडी डिस्कस। मैंने आपको ये बात बताई थी, आपके यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे म्यूटेशन आ रहा है, अगर आपके जीन आई के अंदर म्यूटेशन आ रहा है, then repressor आपके यहाँ पे बन नहीं पाएगा। If you have a mutation in the gene I, then there will be no repressor getting found over here। अगर आपका repressor अगर आपके यहाँ पे नहीं बन रहा, then आपको याद रखना है कि आपका operon आपके यहाँ पे हमेशा on रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर repressor है नहीं, then your operon can remain on all the time। polymerase जब भी आए अपना start करे process और अपना बना ले अपना mRNA। So that is something you have to know। Now ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, so let's not waste time on this। So let's just keep a count on few statement। Lactose is a substrate of the enzyme beta galactosidase and regulates the switching on and off of the operon। अगर lactose है then on, off अगर नहीं है तो off। Hence it is termed as an inducer। In the absence of the preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through action of my permease। lactose को आप permease के थ्रू आप अंदर लेके आते हो। ये याद रखना। Remember, a very low level of expression of lac operon has been present in the cell all the time। एक बहुत low level के ऊपर इसका expression यहाँ पे हो रहा होता है, otherwise lactose cannot enter the cell। तो ये भी आपको कहीं back in the minute आपको याद रखना है that small amount तो होगा permease, then only the lactose can enter inside। The lactose then induces the operon in the following manner। So we know this thing। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, so we know this what has been happening over there। So याद रखना, अगर ओपेरॉन के साथ मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर पे अगर मेरा रिप्रेसर लगा हुआ है एंड योर ओपेरॉन रिमेन्स ऑफ ओवर देयर, दिस इज माय नेगेटिव रेगुलेशन। इसको हम बोलते हैं आप एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। लैक्टोज जब जाके बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ और आपका ओपेरॉन यहाँ पे ऑन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। So regulation of lac operon by repressor is called by negative regulation। Lac operon is under the control of positive regulation as well, but that is beyond the scope of a discussion at this level। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें रखनी है। This is one thing you have to know in this। So यहाँ पे आपका lac operon भी खत्म हो गया। So these are the topics you have to know and please टॉपिक को एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। जिनको lac operon में यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, I hope it's clear to all of you। So that is something we have done। These are the questions we have already solved these questions। इसका आंसर यहाँ बता दो, चलो इसके ऊपर कुछ आंसर नहीं करिए, बताओ इसका आंसर यहाँ क्या होगा। प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल टेक्स प्लेस कहाँ पे? टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। Raise your hand to answer this। By the way, you have to raise your hand to answer this। बताइए गिरिजा, क्या लग रहा है? Protein synthesis in the animal cell takes place where and when? Sir, option A। In the cytoplasm as well as in the ER। आप ये करो यहाँ पे। जानवी आपको क्या लग रहा है? Sir, D option। D लग रहा है आपको? In the nucleolus as well as in the cytoplasm? नहीं बेटा नहीं। सब लोग यहाँ पे याद रखना, the answer has to be your option A यहाँ पे। The protein synthesis will be happening in the cytoplasm as well as in the ER। So basically आपके ER के अंदर तो आपको ये हो ही रहा होता है। That is where you will find the protein will happen। So याद रखना, you have a RER की वजह से आप करते हो अपने आप protein synthesis। और उसके साथ साथ you also have your cytoplasm में भी आपके होते हैं ना ribosomes, वहां पे भी हो रहा होगा। तो yes, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, नॉट योर ऑप्शन डी। यहाँ पे न्यूक्लियस में नहीं हो रहा होता। न्यूक्लियस में आपका होता है योर आरएनए सिंथेसिस आपका हो रहा होता है, बट नॉट अ प्रोटीन सिंथेसिस हैपनिंग ओवर देयर। सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। यहाँ पे ऐसे एक सवाल आप गलत नहीं कर सकते बेटा।
ठीक है, लैक ऑपरॉन वाले सवाल हम लोग ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं एंड यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ऑल द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ ऑपरॉन except you know that NSR is not a part of ऑपरॉन. So you can look all these questions and you can also solve them from your side again. Yeah. Now let's talk about my DNA human genome project. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. So we are done with the lac-operon, we are done with the translation, transcription. अब देखते हैं आप यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पे. Let's have a look. अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे यहाँ पे, कल आपको बायोटेक का असाइनमेंट मिला है. डू यू वांट असाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आज या कल? बताओ. सकल कल. You can also answer in the chat. You can also answer in the chat. आज चाहिए कल चाहिए. I think you should be getting that tomorrow itself वैसे तो, क्योंकि already you have your बायोटेक करने के लिए. एंड बायोटेक का कर लो, जो भी आपको असाइनमेंट मिला बायोटेक का, प्लीज डू दैट. इट हैज सम 20 odd क्वेश्चंस, बट अच्छी बात यह है कि उसके अंदर कई सारे आपके होंगे अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कई ज्यादा है उसके अंदर. सो ट्राई टू सॉल्व देम एंड शेयर दैट विद मी. सो मेक दैट हैपन. देन यू हैव अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. यहाँ पे सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम यहाँ पे इनका टारगेट था, जो इन्होंने स्टार्ट किया था इन द ईयर ऑफ 1990 और खत्म किया गया था इन द ईयर ऑफ 2003. राइट. सो ह्यूमन जीनोम को यहाँ पे सीक्वेंस करने का यहाँ पे इनका प्लान था. दैट्स व्हाट दे डिड. So these are the few statements which you have to read from the NCERT. आपको याद रखना है कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना कि अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर को इनका सीक्वेंस करने का प्लान था. 3 × 10⁹ बेस पेयर. राइट. कॉस्ट क्या था यहाँ पे पर बेस पेयर? $3 आपके यहाँ पे लगने वाले थे. एंड कितना खर्चा हो रहा था टोटल यहाँ पे आपका? $9 billion. इमेजिन दिस इज अमाउंट 2000 लाइक 1990 के अंदर. सो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी आप समझ सकते हो. Right now, how much data it is going to be there? That is something you can have a look at from your side. The enormous amount of data expected to be generated also necessitates the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. HGP was closely associated with the rapid development of a new era in biology, bioinformatics. So यहाँ पे आपका bioinformatics का growth होना यहाँ पे काफी लाजमी था during this development. So let's see the goals over here. Goals आपके यहाँ पे क्या आते हैं? To know the complete human genome, that was one of the goal they had. To know all the genes of the genome, सारे genes को जानने की यहाँ पे जरूरत थी. Initially उनका नंबर काफी हाई था, उन्हें लगा था कि 1,00,000 2,00,000 genes आपके पास होंगे यहाँ पे, but that's untrue. You only have right now 30,000 genes. That's what we know now. Store करना information को, information का store करना was also important. Was one of the goals for them. डेटा एनालिसिस करना, टू हैव अ राइट काइंड ऑफ टूल टू डू द डेटा एनालिसिस. अगर आप इतना इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर कर रहे हो, उसका एनालिसिस करना भी आपके लिए यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा. उसके लिए टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स. शेयर द डेटा विद द इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर के अंदर इस डेटा को शेयर करना ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके. एंड टू एड्रेस द इश्यूज विच आर माय सोशल एथिकल्स. एड्रेस करना मेरे इश्यूज को विच कैन बी अ सोशल और एथिकल इश्यूज को एड्रेस करना यहाँ पे. दीज वर द गोल्स ऑफ माय लाइक HGP. Now let's see. ये थे आपके सारे गोल्स यहाँ पे, and that's what they decided to identify all the genes in them. Now, अब ये प्रोजेक्ट जो आपके यहाँ पे था, that lasted for 13 years. लगभग 13 साल तक आपके यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन किया गया था. एंड कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व था ना? इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. Your US Department of Energy was involved in this. NIH were involved in this, right? एंड बाद में फिर आपका वेलकम ट्रस्ट यूके भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था. And along with this, other countries were also involved, like Japan, France, Germany, China, and other countries were also involved in this. The project was completed in the year of 2003. Knowledge about the effect of DNA variation among the individuals can lead to a revolutionary new usage of diagnosis, treat, and someday prevent thousands of diseases. तो ये सब इनके यहाँ पे गोल्स थे. प्लीज याद रखना कि कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व थे. जब आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा, देन आपके सामने यही आएगा. So that is why you have to know all these statements over there very carefully. अब इसके इस पैराग्राफ के अंदर आपको याद ही रखना है, कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे. Many non-human models were used in this, like bacteria, yeast, C. langens हमने यहाँ पे यूज किया गया था. Then we have used a Drosophila, plant के अंदर हमने यूज किया था हमें Arabidopsis. So these are the examples we have used in them. Okay? So non-human models आपके कई सारे थे आपके यहाँ पे, जिनका इस्तेमाल करके उनकी भी सीक्वेंसिंग हमने कर ली थी ह्यूमंस के पहले. Now what are the methods over here? Now you have these two methods, express sequence tag and sequence annotation. तो raise your hand and tell me इनमें से कौन सा तरीका ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा कम टाइम लेगा.
एंड बताओ तरीके में आप करते क्या हो. So which of this technique is really much more simpler and how you do that? बोलिए पूर्वा. तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं जीन्स को सीक्वेंस करते हैं जो एक्सप्रेस या बनाते हैं आरएनए को. ठीक है, right, that's true. This is a much more convenient one जहाँ पे आप you have to know the sequence of the DNA which codes for on the RNA. Sequence annotation में क्या कर रहे थे तमनप्रीत? What we are doing in a sequence annotation के अंदर? What we are doing in this? पूरे के पूरे डीएनए को ही कोड कर रहे थे, जो नॉन कोड मतलब जो कुछ भी नहीं करता, जो जंक डीएनए उसको भी कोड कर रहे थे. ओहो, जंक डीएनए, राइट. अच्छा, बाय द वे तमनप्रीत ये बता दो कि जंक डीएनए का फायदा क्या होता है? What is the evolutionary purpose of having a junk DNA? सर इतना नहीं पता. I was expecting you guys to be knowing this. ये भी बताया था मैंने किसको मालूम है? What is the advantage of having such a amount of non-coding sequence? इतना ज्यादा, इतना बड़ा आपका डीएनए है. In your DNA you have only 2% DNA codes for a protein. तो बाकी का जो डीएनए आपके सामने है यहाँ पे, उसका what does it does? बताइए अक्षरा. सर अगर बोलो. सर अगर म्यूटेशन से बोलो. सर बोलूं? हाँ बोलो. सर जब म्यूटेशन होगी तो वो उस वाले पार्ट में होगी जहाँ पर हमारे पास प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो उससे हमारे पास एडवांटेज है. राइट. सो याद रखना ये बात को, बिल्कुल सही याद रखना. व्हेन यू हैव दिस सच ए लार्ज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, द एडवांटेज इज योर डीएनए इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन. योर डीएनए इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, you will find that the part of a DNA which is getting affected, more likely वो part होगा जहाँ पे आपको कोई प्रोटीन नहीं बन रहा. So अगर आपका ये DNA है, something I've explained you this thing before as well, अगर आपका ये DNA आपका यहाँ पे और सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका यहाँ पे कोड करा है प्रोटीन के लिए, समझो इतना ही पार्ट है आपके DNA का जो आपका प्रोटीन बनाता है. तो जब भी आपके सेल के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, the likelihood of mutation happening in all the other areas except my protein coding area is going to be very high. तो आपका हर जगह आपका म्यूटेशन होने की चांसेस आप ज्यादा, मतलब म्यूटेशन जब हो रहा होगा देन बहुत कम चांस है कि वहां पे भी आपका हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दैट इज द एडवांटेज. सो व्हेन यू हैव दिस नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट इज अ जंक डीएनए, ये जंक डीएनए का फायदा ये होता है दैट दिस इज द एरिया वेयर यू कैन फाइंड म्यूटेशन कैन हैपन. अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो भी रहा है ना, तब भी उसका कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं. कोई वहां पे आपका फिनोटाइपिक इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज द प्रोटीन कोडिंग इज नॉट हैपनिंग ना वहां पे, तो कोई वहां पे आपका इंपैक्ट नहीं होता. सो याद रखना, योर डीएनए इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द म्यूटेशन इज हैपनिंग ऑन द दोज एरियाज व्हिच डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन. अगर वहां पे म्यूटेशन होता है ना जहां पे प्रोटीन कोडिंग हो रहा होता, देन वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम वहां पे आपका बन जाता. देन फिर आपकी कई सारी बीमारी आती है, लाइक योर कैंसर, स्किन कैंसर कैन हैपन लाइक दैट. ठीक है. सो दिस इज माय सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस. आपके दो तरीके आपके यहाँ पे हो जाते हैं. आपने यहाँ पे करना क्या, यू टेक द डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक देम इनटू फ्रेगमेंट्स, और उन फ्रेगमेंट के आप बना लो आपकी क्लोनिंग, यहाँ पे क्लोनिंग कर लो आप. यहाँ पे क्लोनिंग करने के लिए आप कौन से वेक्टर्स इस्तेमाल करोगे? यहाँ पे आपके बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी वजह से आप यहाँ पे क्लोनिंग आप यहाँ पे कर लोगे. दैट्स व्हाट यू डू इन दिस, राइट. सो मेथड है आप यहाँ पे, यू कैन रीड द मेथड फ्रॉम योर साइड घर जाके बाद में. देन यू विल डू द सीक्वेंसिंग ऑफ द फ्रेगमेंट. आपने कोडिंग कर लिया. सो बेसिकली आपने करा क्या, आपने डीएनए का क्लोनिंग यहाँ पे कर लिया. यू आर डन द क्लोनिंग विद ऑफ द डीएनए. नाउ दैट फ्रेगमेंट कैन बी सेंट टू वन ऑफ द लैब. फिर आपने समझो मैंने क्लोनिंग कर लिया, मैंने एक फ्रेगमेंट को भेज दिया अपूर्वा के पास, एक फ्रेंड को भेज दिया काजल के पास, मैंने उन्हें फ्रेगमेंट्स वहां पे भेज दिया. अब वो लोग क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को पढ़ेंगे कि वो सीक्वेंस है क्या वहां पे. तो उस सीक्वेंस के पढ़ने का जो तरीका होता है वो डेवलप हमारा किया था यहाँ पे आपके फेडरिक सैंगर ने, और उसको हम कहते हैं यहाँ पे सैंगर सीक्वेंसिंग. और सैंगर सीक्वेंसिंग करके आई कैन एक्चुअली नो द सीक्वेंस ऑफ माय कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है. तो यार इतना फेडरिक सैंगर जिन्होंने बेसिकली आपके यहाँ पे प्रोटीन्स के ऊपर काम किया था, ही वाज द वन हु वाज developing a method for determining the amino acid sequence in the protein. Right? These sequences were then arranged based on the overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments of sequencing, और इसकी मदद से अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे sequencing अपने यहाँ पे कर ली थी डीएनए सीक्वेंस की of the DNA molecule. That's what they did. The sequence of the chromosome 1 was complete in the year of May 2006, and this was the last of the 24 human chromosomes, and 22 with the autosomes X and Y to be your sex chromosome. ये आपने यहाँ पे कर लिया था. So that is something which was done using this, and बस यही था आपका यहाँ पे.
इसके बाद में जहाँ पे आपके टर्म्स आ रहे हैं ना, यू हैव अ टर्म लाइक you have a polymorphism seen over there, right? Another challenging task was assigning the genetic and physical map to the genome. अगला टास्क इनके पास यहाँ पे पता है क्या था? आपने जो सीक्वेंसिंग यहाँ पे कर ली, आपको अब ये पता लगाना है कि आपका ये फ्रेगमेंट कौन से क्रोमोसोम को बिलोंग करता है, right? This was generated using the information of polymorphism of restriction endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequence known as my macrosatellites. ये हम जानते हैं. What are my macrosatellites and mesosatellites? हम पढ़ते हैं in the DNA fingerprinting के अंदर. And one of the application of the polymorphism in the repetitive DNA sequence is shall be explained in the next section of the DNA fingerprinting. तो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया था. अब जब आप HGB पढ़ते हो, सो जो मेन पार्ट आपको जो यहाँ पे याद रखना है, वो आपको याद रखना है कौन से साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था और वो सीक्वेंसिंग कौन से साइंटिस्ट की मदद से हमने यहाँ पे की थी. That is the information you have to know first of all. Then over here you should know मेथड्स आपके कौन से दो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे. इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल आपके सामने आता है. एंड क्लोनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे किस टाइप का बैक्टीरिया या किस टाइप का ईस्ट का क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था. सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक बार फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी ये सब चीजें आपको याद रहेगी और एल्स आपको याद नहीं रहेंगी. एंड देन यू हैव टू नो दिस थिंग. ये इंपॉर्टेंट है. गोल्स उनके यहाँ पे क्या आते हैं, दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. एंड एंड में इनको क्या पता चला. So now we are done with everything over here. The last thing in this is going to be your आपके silent features यहाँ पे क्या होता है. Again, a super important topic, super important page for you. So आपका ह्यूमन जीनोम आपका यहाँ पे बन चुका है. इतने आपके बेस पेयर है उसके अंदर. These are the number of base pairs. आप 3164.7 billions. एवरेज जीन का साइज क्या होता है? 3000 बेस पेयर. अब ये सारे जो आपके स्टेटमेंट्स है ना, यहाँ पे they can become a potential question for you. अगर यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, they can become a statement for you. So ये सब आपको याद रखना है. सबसे बड़ा जीन मेरा यहाँ पे कौन सा है? डिस्ट्रोफिन. क्या ये डिस्ट्रोफिन मेरा कोई बीमारी कॉज करता है? डज इट कॉज सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? H308 मेरा सवाल आपसे यहाँ पे. हाँ, डिस्ट्रोफिन क्या कोई आपकी बीमारी के लिए जाना जाता है जो हमने पढ़ी थी? बोलो. अरे बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी यस सर. याद आ रहा है, हमने पढ़ा था मस्कुलर डिस्ट्रोफी. Yes, sir. That's a genetic disorder we have seen, right? Total number of gene estimate is around 30,000 and much lower than the previous estimate से बहुत काफी कम था यहाँ पे. 99% of nucleotide bases are exactly the same in all people. The function are unknown for 50% of the discovered gene. 50% का तो हमें रोल ही नहीं मालूम कि उनका रोल वहाँ पे क्या होता है. Less than 2% of the genome codes for protein. Less than 2% is going to code for protein. ये सारे points बहुत आपके यहाँ पे important हो जाएंगे. रिपीटेटिव सीक्वेंस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. कई सारे आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस आपके होते हैं लाइक AT, GG, ऐसे कुछ सीक्वेंस आपके होंगे जो मल्टीपल टाइम्स आपके रिपीट कर रहे होंगे. रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ DNA सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure and dynamics and evolution. इनका कोडिंग कोई भी फंक्शन नहीं होता, बट ये काफी चीज आपको बताते हैं इन टर्म्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल के बारे में. काफी चीज आपको देंगे ये बता के. Chromosome 1 has 2968 number of genes. Y has least number of genes, 231. Scientists have identified 1.4 million locations where the single nucleotide polymorphism is been seen. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखना. This is what you have to know. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर रखना. That's an example of my single nucleotide polymorphism. एक एक लोकेशन का आपको ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे. बोलिए तो अमृत, बताइए. सर सैटेलाइट डीएनए में और टेंडम सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? देखो, सैटेलाइट डीएनए इज अ टर्म जहां पे हम कह रहे हैं कि आपका सीक्वेंस है. दैट्स अ सैटेलाइट डीएनए. टैंडम रिपीट मतलब उसके आपके कितने रिपीट आपको मिल जाते हैं. दैट्स द सेम थिंग. तो जब मैं कह रहा हूं ना इट्स अ सैटेलाइट डीएनए, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको मिलेगा वहां पे आपका. जैसे आपका एक सीक्वेंस आपका हो गया, दैट्स अ सैटेलाइट डीएनए, राइट? टैंडम रिपीट मतलब यू आर गेटिंग मल्टीपल रिपीट ऑफ द सेम सीक्वेंस ओवर देयर. ओके सर. Which can be 250, 100, 1000 depends on the sequence. ये आपके हो गए सारे पॉइंट्स which you have to very thoroughly remember all these points over here. इसमें आपको याद ही रखना है और कुछ नहीं करना. So reading NCERT is the only way you can remember all those things. ठीक है, so that is something we have done. यहाँ पे आपका होता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे खत्म. So what we have done here ना, अभी के लिए अब तक हमने यहाँ पे क्या किया, we have done the transcription. ये हमने यहाँ पे किया. We have seen the
RNA प्रोसेसिंग का रिवीजन। गिरिजा, यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है? गिरिजा, यस सर। कोई पोर्शन है जो अभी भी क्लियर नहीं है, सो वी कैन डू दैट थिंग अगेन? नो सर। एक बार है ना, क्या करना गिरिजा, जस्ट रीड द एनसीईआरटी वंस। एनसीईआरटी पढ़ने के अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन गेट बैक टू मी अगेन, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके सर। Then you have just dropped me a message in that case. So HGP, ये हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हमने किए यहाँ पे। नाउ द ओनली वे यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन द टॉपिक्स, अभी हमें और भी कुछ और टॉपिक्स करने, आज नहीं बाद में, लाइक योर डिजीज कौन सी होती है, लाइक आपकी इसकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो डिजीज है वो हमें यहाँ पे एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। बट ये जो आपके टॉपिक्स हैं, आई विल गिव यू असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस, इफ नॉट नाउ बट बाद में। आई विल गिव यू असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस, कर लेना सॉल्व। एक असाइनमेंट बना के दूंगा तो वो सॉल्व कर लेना, ताकि आपको भी एक एश्योरेंस आ जाए कि आपको आ रहा है टॉपिक एंड इट्स क्लियर टू यू। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाल दूं या रिवाइज करने के बाद ही डाल दूं इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सर रिवाइज करके। रिवाइज करके सर। ठीक है, तो लेट्स डू दिस थिंग, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स, आई बी शेयरिंग दिस असाइनमेंट फॉर दिस एंड देन यू कैन डू दैट। ओके, सो ये हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ टेल मी समथिंग, चैट में कोई बताओ मुझे क्या क्या चीजों का और रिवीजन आपको करना है यहाँ पे। 12 में से क्या करना है, या फिर मैं अपने हिसाब से कराऊंगा? फिर अगर आप नहीं बताओगे देन आई विल प्लान आउट फ्रॉम माय एंड। कोई चैट में लिख नहीं रहा, ठीक है, आई विल प्लान आउट फ्रॉम माय एंड। ओके, लेट मी सी। टुमारो ये क्या है? टुमारो एक्सेप्ट एंड वो असाइनमेंट वाला टुमारो। अच्छा, गॉट इट। मॉलिक्यूलर बेस वही तो चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस अपूर्वा, यही तो है मैक्रोस वाला चैप्टर। मॉलिक्यूलर बेस में क्या? सो वी आर डन विद द सर्टेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बेस। मॉलिक्यूलर बेस में क्या करना है और? तो हाँ सर, ये नहीं दूसरे साथ के लिखना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ यस सर। उसमें क्या करना है स्पेसिफिक बताओ ना, स्पेसिफिक बताओ। मैं तो उसमें वो करा दूंगा, मैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के चैप्टर क्लोज कर दूंगा। यू हैव टू टेल मी क्लियरली व्हाट इन दैट डिजीज करना है, यू वांट टू डू द कलर ब्लाइंडनेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू वांट टू डू द जनरल क्रॉसेस आपको वहां पे सीखना है, और इट्स लिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स। तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं ना, अलग अलग स्किन कलर के सर, वो अलग अलग जैसे वो वाले करना है। स्किन कलर की हाइब्रिड क्रॉस। कैन यू राइट डाउन द टॉपिक और, क्योंकि स्किन का एक ही क्रॉस है आपका बेटा, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला, दैट्स ओनली सिंगल क्रॉस दे हैव। और हाइब्रिड क्रॉस जो आपका है वो आपका ये वाला हो जाएगा फिर, ग्रेगर मेंडल वाला दैट। हाँ सर, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आता है ना कि ऐसा ही कंडीशन है और इसमें कितने एलील्स बनेंगे, ऐसा ऐसा वाले। अच्छा, इसमें कितने जीनोटाइप बनेंगे, अच्छा वैसा। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग अपूर्वा, यू कैन शेयर विद मी सम ऑफ द क्वेश्चंस वहां पे, यू कैन शेयर विद मी सम डगलावर क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, आने में दिक्कत होती है। यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग एज वेल पीपल, एंड देन आई विल ऑल्सो गेट टू नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर फेसिंग इशू विद। इम्यूनिटी वाला नहीं आ रहा? काजल सच्ची बताओ, वो टाइम पे क्लास में आ रहे थे या नहीं आ रहे थे आप? सर रिकॉर्डिंग देखी थी। हाँ देखा, छुट्टी लगाई थी ना अपने क्लास में, दैट्स व्हाई। इसलिए काजल, इसलिए करेंगे हम उसका भी रिवीजन, हम वहाँ पे कर लेंगे। मार्क्स वाले चैप्टर का भी कर लेंगे हम लोग, इल्यूशन का भी हम कर लेंगे। सो या विल पिक अप फ्यू थिंग्स एंड विल स्टार्ट रिवाइजिंग देम एज वेल। सो चलो वो भी हम कर लेते हैं। अभी के लिए आई विल शेयरिंग विद यू दिस क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड फॉर दिस टॉपिक। ये कर लेना काजल, ये करके देना है फिर आपको असाइनमेंट। यस काजल, आप कल के क्लास में थे बाय द वे? मंडे वाली क्लास में थे आप? नो सर। क्यों नहीं थे बेटा फिर आप कल वाली क्लास में? सर वो मेरा फोन खराब हो गया था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझो बेटा आप लोग यहाँ पे, कि अगर आप क्लास मिस करोगे, रीजन वाली क्लास मिस करोगे, देन आपका वो पार्ट हमेशा रह जाएगा। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सो वो चीज का ध्यान रखो। बाकी ये जो टॉपिक्स हमने जो बता के रखे, आई विल मेक श्योर दैट वी विल रिवाइज देम। मैक्रोस के अंदर आई थिंक यस पीपल आर हैविंग सम डिफिकल्टी, सो हम कर लेंगे अलग से, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट विल डू, विल मेक श्योर दैट दीस टॉपिक्स आर गेटिंग कवर्ड। और कोई हो तो बता दो अलोंग विद दिस इफ यू हैव एनी टॉपिक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चीज आपको समझ आ रही है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? वहाँ पे एवरीथिंग इज क्लियर इन दैट एरिया? यस सर। यस सर।
ऑलराइट, ठीक है, सो विल डू दिस टॉपिक एज वेल. सो मैं आपको इतना तो प्रॉमिस करता हूँ कि टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. इट माइट हैपन कि पहले हम 11 करें फिर ये टॉपिक्स करें, or you might do them first and then we'll do the 11, but anyhow we'll make sure that these topics will get covered over there. We'll do them and we'll solve the question. तो आप question भी आप solve करते रहना फिर अपने end पे. All right, so yeah, that's it from my end. Read the NCERT for the topics which you have done and I'll share with you the questions for them. एक सेकंड, अक्षर यहाँ पे कुछ कह रहे हैं हमारे साथ. सर आप मेरे को शेयर कर दें. या राइट अक्षरा, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू. ठीक है, मैं कर देता हूँ फॉर श्योर. ठीक है, ऑलराइट पीपल, ठीक है. सो विल कैच यू आफ्टर कपल ऑफ डेज एंड विल प्लान आउट समथिंग. ठीक है, चलो, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, बाय.